नमस्कार साथियों, मैं रोहित शुक्ला आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोग 28 मार्च की 2016 की तीनों शिफ्ट और 29 मार्च 2016 के तीनों शिफ्ट की परीक्षाओं का अभ्यास एनटीपीसी वाले शिफ्टों में कर चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग जो है 30 मार्च के मॉर्निंग शिफ्ट के मैथ्स के जितने भी प्रश्न हैं उनका अभ्यास करेंगे। ठीक है, आप लोग बहुत ध्यान से देखिए, इस वीडियो के साथ साथ अपना अभ्यास करिए, लगा करके देखिए कि आप कितने प्रश्न कर पा रहे हैं। और अगर कोई सुविधा होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं वो प्रश्न भी आपके लेकर के डिस्कस कर लूंगा। क्लियर है? चलिए, आज तो हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि 280 तथा 144 का महत्तम समापवर्तक अर्थात जीसीएफ ज्ञात करें। ठीक है, तो 280 और 144, ठीक है, 280 और 144 का हमें जीसीएफ अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप एक बात और समझिए, महत्तम होता क्या है? ये जीसीएफ कहें इसको, ठीक है, जीसीएफ कहें या इसको एचसीएफ कहें, ये दोनों एक ही बात है। समझ पाए? अब होता क्या है, ये जीसीएफ क्या होता है? जैसे मैं एक संख्या ले लूं, उससे आप इसको समझने का प्रयास करिए। मान लीजिए मैंने एक संख्या 60 ले ली और एक संख्या 90 ले ली। मैंने 60 के फैक्टर करने शुरू किए, तो 60 के फैक्टर किए मैंने, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 से नहीं, 8 से नहीं, 9 से नहीं, इसके बाद 10 से हो गया, 12 से हो गया, 15 से हो गया, ठीक है, और इसके बाद आपका हो जाएगा 20 से हो जाएगा आपका, ठीक है, और इसके बाद 30 हो जाएगा, एक इसका फैक्टर और एक फैक्टर 60 हो जाएगा। क्लियर? 90 के हमने जब बनाए तो इधर 1 बनाया, फिर आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4 से नहीं कटता है, 5 से कटता है, 6 से कटता है, 7 से भी नहीं, 8 से भी नहीं, 9 से हो जाएगा, ठीक है, 10 से हो जाएगा, 15 से हो जाएगा, 18 से हो जाएगा, और आपका 30 से हो जाएगा, 45 से हो जाएगा, और 90 से हो जाएगा। क्लियर? अगर हमसे कहा जाए कि 60 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर जीसीएफ फाइंड आउट करें, तो आप ध्यान से देखेंगे कि फैक्टर तो बहुत सारे कॉमन है, लेकिन ग्रेटेस्ट बड़े से बड़ा हमको चाहिए। 5 भी कॉमन है, 6 भी कॉमन है। अच्छा, इसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं, तो 6 के बाद हम देखते हैं कि आपको कोई और फैक्टर क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिए, 6 के बाद आपको दोनों में कॉमन फैक्टर क्या दिख रहा है? तो 10 आपको एक कॉमन फैक्टर दिख रहा होगा, ठीक है। 10 के बाद और आगे बढ़े तो 10 के बाद मुझे 30 भी एक दिख गया कॉमन फैक्टर के रूप में, हालांकि 15 भी है लेकिन मुझे 30 भी दिख गया। अब मैक्सिमम फैक्टर आपके इतने ही थे इसके, तो ग्रेटेस्ट पूछा, हाईएस्ट पूछा, तो 60 और 90 का जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो कितना हो जाएगा? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 30 हो जाएगा। समझ पाए बात को? तो 60 और 90 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपका क्या हो जाएगा? 30। निकालते ऐसे नहीं है, निकालने के तमाम तरीके और भी हैं, भाग विधि है, गुणनखंड विधि है। मैं समझा रहा था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता क्या। देखिए, फैक्टर निकाले, उसमें हाईएस्ट देखिए, और ऐसा हाईएस्ट जो दोनों में कॉमन हो, तो वो क्या बना आपका? 30। इसी तरीके से हमको 280 और 144 का निकालना है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया भी है, इसी तरीके हम लोगों को 280 और 144 का निकालना है। मैंने आप लोगों को बताया है कि जब कभी 3 अंकों की संख्या मिल जाए, बड़ी संख्या मिल जाए, तो तमाम टेंशन लिए बगैर आप क्या करना है? छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में दे दीजिए। इसे भाग विधि कहते हैं। एक बार आप इसमें भाग दे देंगे तो ये 144 हो जाएगा, ये 10 में 4 गया 6, ये हो जाएगा आपका 7 में 4 गया 3, ये 136 हो जाएगा। 136 का डिवाइड 144 में करेंगे तो फिर 1 टाइम्स जाएगा, ठीक है। और आप सॉल्व करेंगे तो 14 में 6 गया 8 का डिवाइड करेंगे 136 में, तो आप ध्यान से देखेंगे कि 8 1 जा 8 हो जाएगा, आपका 5 हो गया, 8 7 जा 56। देखिए, ये पूरा पूरा कट गया, और जहां पर ये कट जाता है वही संख्या हमारी क्या हो जाती है? HCF हो जाती है। इसी को हम लोग दूसरे शब्दों में
जीसीएफ भी कहते हैं। तो यहाँ जीसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, तो जीसीएफ हमारा 8 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी क्रम में अगला प्रश्न है, पी एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, क्यू उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। यदि वे साथ मिलकर 5 दिनों तक काम करते हैं तो वे उस काम का कितना भाग पूरा कर लेंगे। ठीक है, तो देखिए पी आपका करता है 10 दिनों में, ठीक, और क्यू करता है 15 दिनों में। टाइम इफिशियंसी 10-15 का एलसीएम हो गया आपका 30, तो 10 तिहाई 30, 15 दूनी 30, दोनों मिल गए। ठीक है, दोनों मिल गए और कह रहा है कि दोनों मिल करके, तो दोनों मिल गए तो दोनों मिल करके एक दिन में कितना काम करेंगे, 5। कितने दिनों तक करेंगे, तो 5 दिनों तक करेंगे। तो कुल कितना काम हो जाएगा, आपका काम कंप्लीट हो जाएगा 25। काम टोटल कितना है 30, कंप्लीट कितना हो गया 25। तो कितना काम हो गया, तो 25/30 सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/6 हिस्सा काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक निश्चित धनराशि पर 12% की दर से 6 वर्ष तथा 12 वर्ष में अर्जित साधारण ब्याज का अनुपात ज्ञात करें। देखिए अगर ब्याज दर समान है तो ब्याज जो बढ़ना या घटना होगा, वैसे बढ़ेगा ही, घटने का कोई सवाल नहीं उठता, तो जो ब्याज बढ़ेगा वो समय के अनुरूप बढ़ेगा। ठीक है, अगर एक ही धन है और हमारी ब्याज दर कितनी है, सेम है, तो 6 वर्ष और 12 वर्ष की अगर हम बात करते हैं तो 6 वर्ष और 12 वर्ष। अब ब्याज दर हम कहते हैं यहां पर इन्होंने हमको दे भी रखी है 12%। ठीक है, तो 12% अगर हम यहां पर लगा भी लें तो ये हो जाएगा 12×72% और इसमें 12% और लगा लें तो ये 12×12 में 144%। ठीक, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि हमारा ब्याज जो होगा वो 1:2 के अनुपात में हो जाएगा। ठीक है, एक वर्गाकार मैदान के प्रत्येक किनारे को 100 पौधों के रोपण से रोपा जाना है। ठीक है, पूरे मैदान को रोपने के लिए कितने पौधों की आवश्यकता होगी। ठीक, इस प्रश्न को लोग जज्बाती हो जाते हैं, बोले कह रहे हैं कि 4 साइड होती है वर्ग की। भाई वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। वर्ग कैसी संरचना है, तो वर्ग एक ऐसी संरचना है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ठीक है, और प्रत्येक किनारे पर 100 पेड़ लगे। तो भाई मेरे 100 पेड़ तुमने इधर लगा लिए और 100 पेड़ तुमने ऊपर लगा लिए। तो जब तुम 100 पेड़ लगाओगे तो कोने में भी एक एक पेड़ लगा लोगे। ठीक है, अब काउंटिंग में 100 आना चाहिए। जब हम इधर लगाएंगे तो ये 2 पेड़ हमारे कम हो जाएंगे, इधर हमारे 98 पेड़ ही लगाने पड़ेंगे, तभी ये हमारा 100 बन जाएगा। क्योंकि कोने में तो लगे हैं, अब क्या एक के ऊपर एक पेड़ थोड़ी लगा देंगे। तो भाई 98 पेड़ इधर लगाएंगे और 98 पेड़ इधर लगा लेंगे। ठीक, अब जरा सारे पेड़ों को जोड़ लीजिए, 98 98 196 और 100 100 200, कुल मिलाकर के 100 प्लस 98 प्लस 100 प्लस 98, कुल मिलाकर के 396 पेड़ लगाने होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक दुकानदार में 10 पेंसिलों के डिब्बे 100 रुपए प्रति डिब्बे की दर से खरीदे। ठीक है, जिनमें प्रत्येक डिब्बे में 10 पेंसिलें हैं और प्रत्येक पेंसिल को 12% के लाभ पर बेच दिया जाता है। उनका कुल विक्रय मूल्य कितना है। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब भाई मेरे 10 डिब्बे खरीदे, एक डिब्बा 100 रुपए का। देखिए कितनी पेंसिलें, इससे हमें कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें तो रुपयों से मतलब है। तो 10 डिब्बे खरीदे, एक डिब्बा 100 रुपए का, तो 10 डिब्बे कितने के हो जाएंगे, तो ध्यान रखेंगे 10 डिब्बे हो जाएंगे 100 × 10 अर्थात 1000 रुपए का। अब 1000 रुपए हमारा डिब्बों का क्रय मूल्य है, हमने इसे 12% के लाभ पर बेचा है, तो 12% के लाभ पर बेचेंगे तो ये हो जाएगा 112/100। क्या हो जाएगा 112/100। सॉल्व कर देंगे तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा,
फाइनली इसका उत्तर आ जाएगा 1120। ठीक है, तो उत्तर आएगा 1120। ठीक, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ट्रिग्नोमेट्री का दिखाई दे रहा होगा। यदि cos थीटा बराबर 4/5 तो sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो cos थीटा बराबर 4/5, ध्यान समझिए, cos थीटा बराबर 4/5 और हमसे कहा गया है कि sec थीटा प्लस cosec थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है भाई, तो sec थीटा और cosec थीटा का मान हमें ज्ञात करना है। आपको मालूम है कि cos का मतलब होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। एक पाइथागोरस ले लीजिए और इस समकोण त्रिभुज के आधार पर आप इस पर काम करिए। तो आधार का मतलब ये वाला अगर हम ले लेते हैं थीटा, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, पाइथागोरस से ये 3 हो गया। अब हम sec थीटा की बात करें तो कर्ण बटे आधार, तो ये हो गया 5/4 और cosec थीटा की बात करें तो कर्ण बटे लंब, ये हो गया 5/3। दोनों को जोड़ दें तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। 4 3 12, तो ये हो गया आपका 15 और 3 चौको 12, तो ये हो गया 20। उत्तर हो गया आपका 35/12। क्लियर? तो इस तरीके से आपका जो ऑप्शन आएगा वो आएगा सी। इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। 11 7 10 13 9 का स्टैंडर्ड डेविएशन अर्थात मानक विचलन ज्ञात करें। ठीक है, तो 11 7 10 13 9 हमारी संख्याएं हैं। 11 7 10 13 9। ठीक, 5 संख्याएं हैं। सबसे पहला काम इसका माध्य निकालें। माध्य कैसे निकलेगा? तो a इज इक्वल टू इन सबको जोड़ दिया जाए, 11 प्लस 7 प्लस 10 प्लस 13 प्लस 9 अपॉन 5। आप सॉल्व करें तो देखिए 11 9 20, 13 7 20, 20 20 40, 10 50, ये हो जाएगा 50/5 अर्थात 10। तो a का मान आ जाएगा भाई मेरे 10। क्लियर है? पिछले वाले सेट में भी मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन कराया है, वहां से भी आप अभ्यास कर सकते हैं। बाकी इसमें देख लीजिए, यहां x का मान क्या होगा? तो x का मान मैंने लिख लिया 7 जो हमको दिए गए हैं। ठीक है, तो x के मान में सबसे पहले हमने लिखा 7, 7 के बाद हमको मिल गया 9, 9 के बाद 10, 10 के बाद 11 और 11 के बाद आपका हो गया 13। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतने आपको। फ्रीक्वेंसी की बात करें तो पुनरावृत्ति के आधार पर सभी लोग एक एक बार आए हैं तो 1 हो गया। ठीक, अब हम बात करते हैं डी की। आपको बताया भी गया है कि डी का मतलब होता है x माइनस ए, ये मैंने पिछले सवाल में भी बताया। ए का मतलब ये अर्थमेटिक मीन जो आपका यहां निकला है और x माइनस है, तो x का मान 7, 7 में 10 गया -3, 9 में 10 गया -1, 10 में 10 गया 0, 11 में 10 गया प्लस का 1, 13 में 10 गया प्लस का 3। क्लियर? फिर हम बात करते हैं डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, 1 -1 का स्क्वायर 1, 0 का 0, +1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। क्लियर है? फिर हम इसी क्रम में थोड़ा सा आगे बढ़ जाएं और बात कर ले एफ डी स्क्वायर की। एफ डी स्क्वायर की बात करें तो एफ और डी अर्थात 1 9 का गुणा 9, 1 और 1 का गुणा 1, 1 और 0 का गुणा 0, 1 और 1 का गुणा 1, 1 और 9 का गुणा 9। क्लियर? पिछले ही सवालों में मैंने बताया था कि स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है √ सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ। क्लियर है? तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर इनका जोड़ हो जाएगा, तो सिग्मा एफ डी स्क्वायर बराबर 20। ठीक है, और सिग्मा एफ की बात करें तो इसका जोड़, तो सिग्मा एफ का मान हो जाएगा 5। क्लियर? अब सिग्मा एफ डी स्क्वायर का मतलब हो गया √20 और ये हो गया 5, सिंप्लीफाई किया 4, तो √4 का मतलब होता है 2। क्लियर है? तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन आपका हो जाएगा 2। चलिए उसी क्रम में आगे बात करते हैं। लिखा हुआ है कार बी कार ए से दोगुनी गति से दौड़ रही है। यदि कार ए 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर दूरी तय करती है तो कार बी की गति ज्ञात करें। ठीक है, आपकी पहली बात कि कार बी जो है वो कार ए से दोगुनी गति से दौड़ रही है। दोगुनी गति का मतलब अगर इसकी गति 1 है तो इसकी गति कितनी है? 2। क्लियर?
इनके बारे में बताया ए के बारे में क्या बताया कि 1.5 घंटे में 90 किलोमीटर ट्रेवल करती है। 1.5 घंटे का मतलब समझते हो क्या होता है? 1.5 घंटे का मतलब होता है 90 किलोमीटर, और 1.5 घंटे का मतलब 3/2। सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो इसकी स्पीड बनेगी वो बनेगी 60 किलोमीटर पर आवर। अर्थात हमारी जो इसकी स्पीड है वो कितनी बनी जाए करके 60 किलोमीटर पर आवर। तो अगर इसकी स्पीड इससे डबल है तो इसकी स्पीड कितनी बनेगी 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और यहां पर आपका अगर देखेंगे तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। इसी तरीके का एक क्वेश्चन और है, लिखा हुआ है एक क्वेश्चन, 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपए है और 1 दर्जन संतरे का मूल्य 75 रुपए है, तो 1.25 दर्जन केला और 3/4 दर्जन संतरों का मूल्य ज्ञात करें। ठीक, तो 1 दर्जन केले का मूल्य 5 रुपए। ध्यान से समझिए, 1 दर्जन केले का मूल्य, 1 दर्जन केला कितने का है? तो 1 दर्जन केला 5 रुपए का। और 1 दर्जन संतरा कितने का है? तो 1 दर्जन संतरा 75 रुपए का। ठीक है, अब हमसे बात कही गई है कि 1.25 दर्जन केला, 1.25 दर्जन मतलब 1 दर्जन फिर चौथाई दर्जन और। ठीक, अर्थात 1 सही 1/4 दर्जन, 1 सही 1/4 दर्जन की अगर हम बात करें तो इसका मतलब होता है 5/4 दर्जन। तो 5/4 दर्जन का अगर हम रेट बताएंगे तो वो हो जाएगा 5 × 5/4। उत्तर आएगा 25/4। क्लियर? तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि 25/4 रुपए का पड़ेगा 1.25 दर्जन केला। ठीक, 1 दर्जन केला 5 रुपए का और 25/4 का मतलब आप मोटा मोटा समझ लो कि 6.25 रुपए के आसपास पड़ेगा। इसी तरीके से 1 दर्जन संतरा 75 रुपए का है, 3/4 दर्जन हम संतरे की बात करेंगे तो वो कितने का पड़ेगा? तो 75 × 3/4। आप 75 का गुणा 3 से करिए तो ये बनेगा 225/4। अब हमसे कह रहा कुल कितना रुपया, तो इसको जोड़ दो, जोड़ोगे तो 25/4 प्लस 225/4 बराबर 250/4। 250/4 को सॉल्व करो तो 2 से तो कट जाएगा 125/2 और सॉल्व करोगे तो 2 × 12 2 दूनी 4 अर्थात 62.5 रुपए का कुल हिसाब बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपको फिर से एक दिखाई दे रहा होगा, एक चार्ट, बार चार्ट के रूप में दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें 4 कंपनियां C1 C2 C3 C4 के वर्ष 2012 2013 2014 की बिक्री को दर्शाया गया है। ठीक है, ये बिक्री है 2012 2013 और 2014 की, कंपनी C1 C2 C3 और C4 की। क्लियर? फिर हमारा प्रश्न है सबसे पहला कि 2012 और 2013 के दौरान किन 2 कंपनियों ने वृद्धि दर्शाई है। आप जरा टेबल को देखिए ध्यान से, तो वृद्धि दर्शानी है 12-13। 12 हमारा पहला वाला है और 13 हमारा बीच वाला है, 14 हमारा लास्ट वाला है। तो देखिए आपकी C1 कंपनी 2012 में 95 और 2013 में 85, वृद्धि तो हुई नहीं, कमी हो गई। आपकी C2 कंपनी 2012 में 150 और 2013 में 140, ये भी कमी हो गई। वृद्धि कहां हुई? C3 में 2012 में 125 और 2013 में 130, तो वृद्धि हो गई। और C4 में भी वृद्धि हुई कि 2012 में 100 और 2013 में 110। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपकी C3 और C4 कंपनी में वृद्धि होती है। ठीक है, कहां कहां वृद्धि होती है? तो C3 और C4 कंपनी में वृद्धि होती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। ठीक है, उसी क्रम में एक अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है C2 की वर्ष 2012 और 2014 की संयुक्त बिक्री उन्हीं वर्षों के लिए C3 से कितनी ज्यादा है। आप टेबल को ध्यान से देखेंगे तो C2 में 2012 में 150 रुपए की बिक्री होती है और 2014 में 155 रुपए की बिक्री होती है। C3 में 2012 में 125 रुपए की बिक्री होती है और 2014 में 135 रुपए की बिक्री होती है। ठीक है, अब जरा इनको ध्यान से देखिए, इनको अगर हम जोड़ दें तो ये हमारा कितना हो जाएगा? ये हमारा हो जाएगा 305 रुपए। ठीक है, और अगर हम इन्हें जोड़ दें तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 0 और ये हो जाएगा 260।
अर्थात C2 की जो बिक्री 12 और 14 मिला लें तो वो 305 की है, और C2 की जो बिक्री है वो 305 रुपए है, और जो C3 की बिक्री है वो 260 रुपए है। ठीक है, अब हम ध्यान से बात को समझते हैं। तो सबसे पहला काम कह रहा है कि ये कितना परसेंट ज्यादा है, तो ज्यादा हमेशा कम वाले से होगा, तो कम वाला नीचे। अब कितना ज्यादा है, तो 260 से आपका 305 45 ज्यादा होता है। ठीक है, प्रतिशत में इसको कन्वर्ट करते हैं तो गुणे 100। ठीक, ये 0 से ये 0 कैंसिल। और देख लेते हैं, 2 से कट किया, 2 पंचे 10, 2 से कट कर दिया 13, 5 से गुणा करेंगे तो 5 25, 5 को 20, 2 22, 225 बटे 13। क्लियर, 13 का भाग दे देंगे इसमें तो 13 एकम 13, कितना बचेगा, 13 का भाग दे देंगे इसमें तो 13 एकम 13। ठीक है, अब 13 9 22 होता है, अर्थात 9 हो गया, ये 5 हो गया 95, 13 सत्ते 91। ठीक है, अगर हम ऑप्शन पर गौर करें तो 17.3 करके एक ऑप्शन दिया है, और ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2012 की तुलना में 2013 के लिए C1 और C4 की संयुक्त बिक्री का अनुपात ज्ञात करें। ठीक है, तो 2012 और 2013 की यहां बात हो रही है। ठीक है, 2012 और 2013। ठीक, C1 और C4। ठीक है, तो 2012 में C1 में 95 हो रहा था और C4 में 100 हो रहा था। ठीक है, तो C1 में कितना हो रहा था, C1 में हो रहा था 95, और C4 में कितना हो रहा था, तो 100 रुपीज का हो रहा था बिक्री। ठीक है, इसी तरीके से 2013 की अगर हम बात करें तो 2013 में अगर हम C1 की बात करें तो ये हो रहा था 85 रुपीज हो रहा था C1 में। ठीक है, और आपके C4 की बात करें 2013 में तो वो 110 रुपीज हो रहा था। क्लियर, संयुक्त की बात कही गई है तो ये 195 रुपीज की बिक्री दर है, और इनको भी जोड़ने पर 195 बनता है। फाइनली सिंप्लीफाई करें तो ये 1:1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न लिखा हुआ है, यदि 2 अंकों का योग 9 है, ठीक है, तथा दहाई का अंक इकाई के अंक का अंतर 1 है, तो 2 अंकों वाली संख्या ज्ञात करें। ठीक, तो 2 अंकों का योग 9 है, तो आइए इसको ऑप्शन से हल करें हम लोग। अंकों का योग 9, तो 4 5 9, 6 3 9, 5 4 9, 7 2 9, योग वाली बात तो सब में पूरी हो गई। अब प्रश्न है कि दहाई का अंक इकाई के अंक से 1 ज्यादा हो, तो यहां भैया 5 ज्यादा है, ये गलत। यहां पर 3 ज्यादा है, ये भी गलत। अब यहां पर अंतर तो 1 का है, लेकिन हमारे प्रश्न में कह रहा है कि दहाई का अंक ज्यादा होना चाहिए। हमारे प्रश्न में कह रहा है कि दहाई का अंक ज्यादा होना चाहिए, इसलिए ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्लियर है।